देखिए, दिल्ली की जनता को जानने का इस बात का हक निश्चित तौर पर है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी पार्टी आएगी। पार्टी के अंदर की बात है कि लोकतांत्रिक पद्धति में पार्टी तय करती है। पहली बात है कि सरकार किसकी बनेगी। हम उस और बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार बने, बहुमत मिले, और हम सरकार बनाने के बाद तय करेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया। बात रही आशुतोष जी की, आप कह रहे हैं, मैं संसदीय शब्दों का इन सब बातों में नहीं पढ़ता। आज उनकी पार्टी की जो स्थिति है उसमें एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, और पत्रकार का जो जलवा होता है वो भूल जाते हैं कि अब वो पत्रकार नहीं है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ऐसी नवजात पार्टी के जिसको अभी 1.5-2 साल हुए। इसलिए मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, न कभी मानने की कोशिश करूंगा। हर व्यक्ति की अपनी शालीनता होती है। उनका अशालीन होना इस बात का परिचायक है कि इस समय उनकी पार्टी अंतर्द्वंद में है, और द्वंद्व में रही पार्टी जो स्थितियां होती हैं, इसलिए उनका ऐसा होना स्वाभाविक है। आशुतोष जी। नहीं, पहले तो प्रभात जी जो बात कह रहे हैं, अभी भी आपके सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण शुरू हो गया है? क्या बीजेपी के अंदर आला कमान कल्चर शुरू हो गया है? क्या बीजेपी के अंदर वही हो रहा है कि सारे फैसले 10 जनपद करेगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनका चेहरा तय करेगा कि महाराष्ट्र का अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो पार्टी राजनीति में शुचिता की बात करती थी, आज उस पार्टी को यह बताने में दिक्कत क्यों पैदा हो गई? क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नीचे बीजेपी के अंदर नेताओं का अकाल पड़ गया है, और वो बिल्कुल कांग्रेस की तरीके से व्यवहार कर रही है कि वहां पे जैसे कांग्रेस के अंदर 10 जनपद में पहले तय होता था कि वहां पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री को जब चाहे तब हटा दिया जाता था। 2 मिनट के अंदर सीधे ये सवाल एक एंगल हो सकता है, लेकिन किसी कोई भी पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना साहब। जी भी अपनी तमाम शालीनता के, लेकिन कोई भी पार्टी आशुतोष जी जीतने के लिए लड़ती है, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर में वो जीतेंगे, फिर वो तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनना है। दिल्ली की जनता को पता है कि वो कोई चेहरा नहीं बता रहे, फिर भी वो वोट करती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ती। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्या दिल्ली के लोगों को यह जानने का लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं है कि वो जिस पार्टी को जिताएंगे या हराएंगे, उस पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा? और क्या बीजेपी के अंदर जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करती थी, आज वहां भी आला कमान कल्चर आ गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांदी की तरफ मैं ये कह रहा हूं कि इस बात की संजय जी मतभेद रखते हैं। मैं कह रहा था इस बात का निर्णय तो जनता करेगी। अगर जनता अगर आपने किसी उम्मीदवार को आगे नहीं किया, जैसा हरियाणा या महाराष्ट्र में, और जनता इसके बाद भी अगर वोट देती है, तब हम क्या कहेंगे? जनता को झुठला नहीं सकते। जनता के विवेक पर छोड़ा जा सकता है। पार्टी अपना उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करती है, पार्टी अपने फायदे के लिए, और अगर पार्टी को लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है, तो पार्टी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रभात जी आप भी बोल लीजिए। और एक सवाल ये भी है कि क्या लहर के हिसाब से आप तय करते हैं कि पार्टी बाद में चुनेगी या पहले किसी को उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, मेरी पार्टी की चिंता करने के लिए देश की जनता है और हमारे पार्टी के नेता है। अमित शाह जी ने अपने कृतित्व से दिखा दिया है कि पार्टी कैसी है। 2 राज्यों के चुनाव हुए, तीसरे झारखंड में का परिणाम दिल्ली के पहले आएगा, जम्मू कश्मीर का परिणाम दिल्ली के पहले आएगा। आशुतोष जी को बार बार कहता हूं, वे अपनी 1.5 फुटी पार्टी को देखें, हमारी पार्टी की चिंता न करें, और दिल्ली की जनता का अपमान न करें। क्या क्या शब्द कहा है उन्होंने, मैं नहीं जानता। दिल्ली की जनता ने 32 सीटें हमको दी थी, और हम बहुमत के लिए जा रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है किसी के चेहरे को दिखाने की। वो जानते हैं कि दिल्ली का विकास देश के साथ जुड़ना है, और भारत के विकास के साथ दिल्ली का विकास हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। आशुतोष जी जल्दी से जवाब, फिर मैं हारून जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी तक शायद जवाब नहीं जा रही है। हारून यूसुफ साहब एक बार मेरी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। उनका कहना है कि ये हमारी पार्टी के नेताओं पर है, आप चिंता ज्यादा ना करें, और आप लोग जो जगदीश मुखी का नाम कर रहे हैं सामने, वो जाहिर तौर पर उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते अभी कि कौन होगा। नहीं,
मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनकी बात को मैं ये मानता हूं कि जो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं प्रभात झा जी से, जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सुलझे हुए एक जमाने में पत्रकार रहे हैं, उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या बीजेपी आज इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल पड़ी है कि इंदिरा पार्टी के अंदर सिर्फ एक और एक ही नेता होता, बाकी नेताओं के कोई अस्तित्व नहीं होता है, और अंत में वह स्थिति कहां जाकर निपटती है सबको पता है। प्रभात झा जी इमरजेंसी झेल चुके हैं। जब एक आदमी इतना ताकतवर हो जाता है, जब वो सब कुछ तय करने लगता है, जब मुख्यमंत्री और जवाब प्रभात जी जवाब देना चाह रहे हैं, तो बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर जाके इमरजेंसी की तरफ बढ़ती है। क्या प्रभात झा जी कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी कांग्रेस बन गई है? एक सेकंड, क्या बीजेपी कांग्रेस बन गई है प्रभात झा जी? कोई चिंता करने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नहीं, भारत के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं। आपने सदस्यता अभियान में देखा होगा, पार्टी कार्यालय में आए, हम लोकतांत्रिक ढंग से आंतरिक लोकतंत्र और बाहरी लोकतंत्र, हम दोनों लोकतंत्र की रक्षा करते हुए काम कर रहे हैं और लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। आप जिस बातों को कह रहे हैं वो कांग्रेस के जमाने की बात आप करिए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सामूहिक निर्णय लेती है और सामूहिक निर्णय में विश्वास देती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा नेता, चाहे गाहे बगाहे आप बोलें ना बोलें, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश ने स्वीकार किया है कि नरेंद्र मोदी भारत का सबसे बड़ा नेता है और उसकी साख धाक और विश्वास से लोग जुड़ रहे हैं। और आशुतोष, ये आला कमान की बुराई करके कोई आपकी पार्टी में भी तो नहीं टिक सका। एक सेकंड आशुतोष जी, बिन्नी साहब यहीं पर बैठे हुए हैं, इनका जख्म तो बहुत ही गहरा है। आपकी पार्टी में कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है, आप मुझे बताइए। एक से एक नेता जो कि शुरू में शामिल थे आंदोलन में, वो सब दरकिनार हो गए यही कहकर कि इस पार्टी में चलती है तो सिर्फ केजरीवाल साहब की, ओढ़ते भी हैं आप उनको और हर चीज उन्हीं की है। मतलब अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने तारीफ की थी कि नरेंद्र मोदी की, और तब मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने प्रशंसा की थी उनके भाषण के, और मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। ये कहते हुए भी कल भी मैं पार्टी के अंदर हूं, परसों भी रहूंगा। लेकिन मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रभात झा जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, वो आंतरिक लोकतंत्र की बात जरा संजय जोशी जी से पूछें कि संजय जोशी की आज हैसियत बीजेपी के अंदर क्या है। से बात कर लेते हैं, आप संजय जोशी को गिनाइए, हम शाजिया इल्मी से बात करते हैं। आशुतोष जी, आप संजय जोशी का नाम लीजिए, हम नाम ले लेते हैं शाजिया इल्मी का। अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल का नेता बना दिया गया, पार्टी में तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मैंने बार-बार कहा है, शाजिया इल्मी ने सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अमित शाह जैसे जरा पीछे जाएंगे तो अन्ना हजारे जी की भी बात करनी पड़ेगी। पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया, ये पार्टी की मजबूरी हो गई। जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात किया करती थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, शाजिया इल्मी है, यहाँ अन्ना हजारे हैं, बुजुर्गों की बात हो रही है तो यहाँ अन्ना हजारे हैं। लाइन लगी हुई है, नेताओं की लाइन लगी हुई है जिन्होंने पार्टी यहाँ पर भी अन्ना हजारे बहुत सारे लोग हैं। हारून यूसुफ साहब, ये आंतरिक लोकतंत्र वाला मामला तो दिल्ली में वाकई सबसे बड़ी परेशानी है। अब देखिए, शीला दीक्षित को एकदम ही किनारे कर दिया पार्टी ने, या फिर 10 जनपद ने। देखिए अंजना जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ तमाम बातों को। अभी आशुतोष जी बड़े चिल्ला के कह रहे थे कि बीजेपी में ये है, कांग्रेस में ये कल्चर है। ये खुद किस कल्चर में बैठे, मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूँ। जहाँ अरविंद केजरीवाल के बगैर पत्ता नहीं हिलता, लोग वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपने जवाब और सवाल करते हैं उनसे। वो नेता जो इंटरनेट के माध्यम से अपने पार्टी के लोगों से मिलता हो, नेताओं से मिलता हो, इससे ज्यादा बड़ी तानाशाही की बात क्या हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पीठ आपकी कभी थपथपा देती है और आपके नेता बीजेपी की थपथपा देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका विलय होने वाला है। नहीं, लेकिन आशुतोष जी उस बात का जवाब नहीं, मैं कह रहा था वो इंटरनेट पे जो केजरीवाल जी अपने समर्थकों से बातचीत करते हैं, वो एक पढ़े लिखे नेता होने का दावा करने का, हमको तो जो उनके आशुतोष कह रहे हैं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। आपके यहाँ जो हालत है, लोग जो है व्हाट्सएप पे और इंटरनेट के ऊपर सवाल जवाब करते हैं आपके यहाँ। योगेश, कई हजार एसएमएस आए हैं और उन हजारों एसएमएस में हल्ला बोल के दर्शक ये मानते हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल 70% जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं नरेंद्र मोदी से। बिन्नी साहब एक सवाल पूछ रहे थे, पूछे जरा। मैं ये पूछ रहा था आशुतोष जी से, क्योंकि हम आज कहीं ना कहीं उन सब मुद्दों को भूल गए।
आशुतोष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप पिछले चुनाव में जितने भी प्रॉमिसेस आपने किए, आज उनका कहीं जिक्र नहीं है। 50% बिजली की बात नहीं करते हैं, पानी की बात नहीं करते हैं, जो अन्नाजी वाला जनलोकपाल था उसकी बात नहीं करते। लोकपाल कहाँ गया? लोकपाल कहाँ गया? उसके अलावा आप चेहरा कर रहे हैं। चेहरा कौन सुंदर कौन खराब इसकी बात नहीं है। चेहरा आप अरविंद केजरीवाल जिसको आपने पेश किया, उसका इतिहास बताइए हमें। वो टाटा में रहे तो उन्होंने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया, इनकम टैक्स में रहे कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन सा टैक्स जनरेट किया, बताइए जरा। एनजीओ रहे तो एनजीओ में उन्होंने कौन सा विशेष काम करके दिखाया। पार्टी बनाई बस मोदी पार्टी अगर आपने बनाई थी तो पार्टी में आपने क्या किया? प्रशांत भूषण जैसे आदमी को ये कहना पड़ा कि उनमें क्षमता नहीं है कि वो पार्टी का संभाल पाए, पार्टी को चला पाए, उनकी इतनी क्षमता उनके अंदर नहीं है। जल्दी से आशुतोष। आशुतोष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। बिन्नी साहब का सवाल है कि मुद्दे सारे गौण हो गए हैं अब आपके लिए, अब सिर्फ मोदी मोदी और चेहरे पर चर्चा हो रही है। बिजली, पानी, दिल्ली वालों के मुद्दे खो गए। लोकपाल देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, प्रभात झा जी वहां बैठे होंगे। अभी दिल्ली में लक्ष्मी नगर में उनके निगम पार्षद हैं बीबी त्यागी, अगर मुझे ध्यान नाम से पड़ रहा है। हमारी एक लीगल होर्डिंग लगी हुई थी जिसपे ये लिखा हुआ था कि हमने 49 दिनों के अंदर क्या क्या काम किए हैं। हाँ। भाई त्यागी ने बाकायदा वेंडर को फोन करके धमकी दी है कि आप इसको हटवा लीजिए, नहीं तो आपके घर में आके हम आपके साथ क्या करेंगे। हम जब अपने मुद्दों के बारे में बात करते हैं, हम बीबी त्यागी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली के जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता का मुद्दे जो आपने पिछली बार रखे थे उन पर आज स्टैंड क्या है आपका? बिजली पानी 50% बिजली के दाम कम करेंगे, आपके पास कौन सा फार्मूला है? पहली बार तो आपने लोगों को मूर्ख बना दिया लुभावने वाले देके। अब जनता आपसे ठोस प्रमाण मांगेगी, ठोस तरीके मांगेगी।